हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एस्टेट की अपनी तैयारी करवाने के लिए, आप सभी की तैयारी करवाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पे पूरी मेहनत करनी स्टार्ट कर चुके हैं और काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है हमें अपनी प्रिपरेशन करने में। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, एक तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं मोस्टली कर लिए हैं और भी आएंगे अभी, ठीक है। तो उन्हें देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लेलिस्ट का जाकर देख सकते हो। मैराथन जो है आपकी, वो भी आपकी करवाई गई है तो उसे भी आप कवर कर सकते हो। मैराथन सीरीज में आपके मोस्टली क्या चीजें हैं, मैराथन जो सीरीज है उसमें आपके जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे कि आपको पता है एस्टेट में आपकी इकोनॉमिक्स भी आती है, पॉलिटिकल साइंस भी आती है, ठीक है, जिसे सिविक्स कहते हैं, हिस्ट्री में आपके वर्ल्ड की भी आती है और इंडियन भी आती है, और आपकी ज्योग्राफी। तो सारा कुछ पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कुछ 1-2 महीने में कवर करने की कोशिश की है और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक कवर नहीं हुए हैं। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि आप केवल मैराथन सीरीज देखोगे और आपका एस्टेट हो जाएगा, नहीं। इसमें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर है उसे भी हमने इस तरीके से कवर करवाया, जैसे कि आज हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, अभी आपको दिख जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, इसमें हम जो है केवल जो है क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्वेश्चंस जो हैं उनके हम क्या करते हैं, टॉपिक जो है उसे अच्छी तरीके से कवर करते हुए चलते हैं कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका कवर हो जाएगा। तो इसलिए आपके लिए जो है ये जो है एस्टेट क्वेश्चन सीरीज जो आ रही है इंपॉर्टेंट है, टॉपिक कवर करने और बाकी चीजें भी अपनी कवर कर लो अगर नहीं किया तो देखो यहाँ पर ये इसका पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगी, आप होम पेज पर जाकर भी देख सकते हैं हमारे क्लासेस जो हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, भक्ति जो संगीत ईश्वर तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, किसका शिक्षण है। तो ये जो कहा गया है या फिर ये कौन फॉलो करता है, भक्ति संगीत ईश्वर तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो ये जो बात है ये कौन सा जो धर्म है वो फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पर धर्म दे रखे हैं। तो पहला यहाँ पर जैन धर्म, दूसरा सूफी वाद, तीसरा यहाँ पर बौद्ध धर्म और चौथा यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है हिंदू धर्म। आप क्या कर सकते हैं, आंसर अपने जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर ये चीज जो कही गई है सूफीवाद जो है, यानी कि जो सूफी हैं उन्होंने ऐसा कहा है, आपको ध्यान रखना है कि अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भक्ति संगीत जो है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन है मैं वो कर देती हूँ, क्योंकि ये सूफीवाद से रिलेटेड और भी चीजें आ सकती हैं आपकी। अभी तो मुझे बहुत कुछ करवाना है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको वीडियो से नोटिफिकेशन मिलती जाए, और टेलीग्राम ग्रुप को तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। आप देखो, सूफीवाद की जो शिक्षाएं हैं उसमें क्या क्या चीजें शामिल है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ईश्वर जो है सर्वोच्च है, सूफीवादी जो हैं यानी कि सूफी संत क्या मानते हैं, उनका कहना है कि जो ईश्वर है वही सर्वोपरि है, यानी कि वही है और यानी कि वही सबसे ऊपर है, उसके बिना उसको लेकर ही हम जैसे कुछ भी चीज है तो सबसे ऊपर क्या है, ईश्वर को माना जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो भी राजनीति है उसमें सबसे ऊपर जो है कोर्ट कचहरी को माना जाता है, इसी तरीके से, ठीक है। अब ऐसे समझ सकते हो आप। अब देखो, प्रेम और भक्ति के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर की पूजा कर सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, ऐसा कहना है सूफीवादियों का। अब देखो, इन्होंने एक और बात कही है, इन्होंने कहा है शिक्षा का मतलब क्या है, वो ऐसे लिखते नहीं थे। शिक्षा का मतलब है कि जो उन्होंने जो है एक तरीके से सिद्धांत दिए या फिर क्या क्या उन्होंने कहा या क्या मानते थे वो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो सादा जीवन शैली है वही अपनानी चाहिए और उसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसी के माध्यम से ईश्वर को पा सकते हैं। और जैसे कि ये पॉइंट आपको मैंने हाईलाइट करके दिखाया है कि भक्ति जो संगीत है वो ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर के करीब ले जाने के लिए एक विधि होती है। और इन्होंने और भी सलाह दी है, अपनी शिक्षा दी है, जिसमें इन्होंने बताया कि गरीब और जरूरतमंदों की हमें क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और इनका मानना है कि एक पीर का अनुसरण हमें करना चाहिए जो क्या करता है, हमें सही मार्ग पर लेकर जाता है। जैसे कि आपने पीर बाबा का नाम सुना होगा, तो ये इसी से रिलेटेड है। अब देखो, तो इनका मानना है कि एक ऐसा पीर होना चाहिए जो हमें क्या करे, हमें रास्ता दिखाए, हमें गाइड करे, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा, फटाफट ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो देखो, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो ये जो 1857 की क्रांति भी कही जाती है, तो ये जो क्रांति थी ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके कई बार हर जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो देखो,
1857 का जो विद्रोह है वो मेरठ में कब शुरू हुआ ये पूछा गया है। यहाँ पर मेरठ पूछा गया है आपसे, यहाँ पर जो है दिल्ली भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किसने किसको गाइड किया, नेतृत्व तो किसने किसको किया, तो ये सब कुछ मैंने मैराथन सीरीज में कवर किया है। अब आप कहेंगे कि 1857 का जो पूरा मैं यहाँ पर आपको बता दूं तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना कि नेतृत्व वगैरह सब कुछ यहाँ पर बता दिए जाएं, तो थोड़ा एफर्ट आपको खुद भी करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, सिलेक्शन पाना है। तो मैराथन सीरीज देखो, उसमें हर एक चीज कवर करवाई जा रही है। अब देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मैंने कहा था कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, वहां से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीजें कवर होते हुए चलेगी अभी आपकी। इसकी भी एक्सप्लेनेशन दूंगी, कई बातें बताऊंगी इसमें भी मैं आपको। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि 1857 का जो विद्रोह है मेरठ में कब स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन 10 मार्च 1857, दूसरा है 18 मई 1857, तीसरा 10 मई 1857 और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है 18 जून 1857। तो बताइए कि ये कब शुरू हुआ था, 1857 का जो विद्रोह है वो आपका कब स्टार्ट हुआ था, मुझे बताइए फटाफट इसका आंसर। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो विद्रोह है ये 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था, यानी कि अपना थर्ड ऑप्शन यहाँ से जो है करेक्ट हो जाएगा। मेरठ की बात पूछी जाए तो 10 मई 1857 आएगा। और अगर यहाँ पर आपसे दिल्ली की बात पूछ ली जाती है तो क्या बोलेंगे आप कि दिल्ली पर विजय जो है, अधिकार जो है इन्होंने कब पाया, 12 मई 1857 को, ये ध्यान रखना है। अब थोड़ी इसके बारे में पूरी इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था ये विद्रोह। मेन कारण इसका यही था कि जो कारतूस वगैरह जो हमारे सैनिक थे उनके कारतूस दी जाती थी, वो कैसी कारतूस थी, ब्रिटिश अधिकारियों ने वो कारतूस बनाई हुई थी, तो वो कैसी डिजाइन की गई थी कि ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि ये जो कारतूस है इसमें सूअर और गाय का मांस की चर्बी से बनी हुई है। अब सूअर और गाय का जो मांस है, वो गाय का मांस तो हिंदुओं के लिए पवित्र होता है, मतलब गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, मांस नहीं कहेंगे, और सूअर का मांस जो है जो मुस्लिम है उनके लिए पवित्र होता है। तो दोनों ही इकट्ठे हो गए थे इसमें, ये आपको ध्यान रखना। पर पूरा जो इंडिया वो इकट्ठा नहीं हुआ था, ये इसकी कमजोरी थी जिस वजह से असफल भी हुआ था। कई बार पूछ लिया जाता है असफलता का क्या कारण था, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखो यहाँ मैंने बता दिया मेन कारण क्या था। अब देखो 1857 का जो विद्रोह है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ही पहला विद्रोह कहा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। जो भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जा सकता है, कब स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था, मेरठ में स्टार्ट हुआ था। ओके, तो ये विद्रोह मेरठ में स्टार्ट हुआ था। अब जो ये विद्रोह है किस वजह से कैसे स्टार्ट हुआ अभी हम पूरा देखते हैं। यह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। यानी कि क्यों स्टार्ट हुआ था कि जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके जो सिपाहीगण हैं जिन्होंने प्रेशर किया था हमारे इंडियन जो सिपाहियों को कि तुम क्या करोगे, इस कारतूस को मुंह से छीलोगे और फिर जो है इसका यूज करोगे, तो उसके विद्रोह में जो है स्टार्ट हुआ था। और कहीं ना कहीं और भी कई कारण रहे थे इसके। अब देखो 1857 का जो विद्रोह था इसके अगर मैंने मेनली कारण तो मैंने आपको बता ही दिया, जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा था उसके खिलाफ ही जो है इन्होंने सैनिकों ने अपनी आवाज उठाई थी। तो क्या हुआ, मार्च 1857 में जो बैरकपुर है, बैरकपुर में एक घटना घटी। बैरकपुर में मंगल पांडे, किसने नहीं सुना मंगल पांडे का नाम, आप सबने सुना है। तो मंगल पांडे जो थे उन्होंने क्या किया, बैरकपुर में मंगल पांडे ने जो कारतूस है, जो ये कारतूस जो सुअर और गाय के मांस से बनी कारतूस है उसका उपयोग करने से मना कर दिया, यानी कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसको यूज नहीं करूंगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उसके बाद और इन्होंने क्या किया, कुछ जो वरिष्ठ अधिकारी है उस पर भी हमला बोल दिया इन्होंने। तो इसके बाद क्योंकि अब ब्रिटिश अधिकारी जो है अपनी बेइज्जती नहीं सह सकते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, 8 अप्रैल 1857 को उन्हें क्या फांसी पर लटका दिया गया। तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई ये भी ध्यान रखना है आपको, 8 अप्रैल 1857। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो और भी हमारे जो सैनिक जो थे, भारतीय जो सैनिक थे, उन्होंने ये जो घटना सुनने के बाद, क्योंकि आज इनके साथ हुआ कल उनके भी साथ हो सकता था, या फिर और भी जो राष्ट्रीय जो एक तरीके से कह सकते हैं उनके अंदर उमड़ पड़ा। और उन्होंने क्या किया, 9 मई 1857 को मेरठ में 85 सैनिकों ने मिलकर क्या कर दिया, इस राइफल यानी कि ये जो कारतूस है इसका यूज करने से साफ मना कर दिया, इस कारतूस का यूज करने से। तो ये कब मना किया गया और कितने सैनिकों ने मना किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से भी आपका। ओके, अब देखो, और इसी के बाद जो है
ये जो 85 जो सैनिक थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा और उन्हें क्या है 10 साल की जो कैद है उसकी सजा सुना दी गई। अब ऐसा इनके साथ हुआ है तो उसके बाद से स्टार्ट होता है 1857 का विद्रोह। और उसके बाद जो है अगला दिन हमारा 10 मई आता है और 10 मई को मेरठ के अंदर ही 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, जब ये और भी जो हमारे सैनिक है इसका विद्रोह करते हैं। अब देखो ये जो विद्रोह है उसे कई और नामों से भी जाना जाता था। कौन कौन से नाम पे सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए। ये जो था सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है क्योंकि मेनली सिपाहियों का विद्रोह, आप देख सकते हैं मंगल पांडे ने विद्रोह किया, कारतूस के खिलाफ विद्रोह हो रहा था, तो मेनली सिपाहियों का विद्रोह था। ठीक है, भारतीय विद्रोह भी माना जाता है इसको, इसे जो है महान विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 का विद्रोह तो नॉर्मल आपको पता ही है, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। एक तरीके से स्वतंत्रता पाने के लिए पहली लड़ाई यहीं से स्टार्ट हो चुकी थी और इसी के बाद कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जो आपको मैं बता देती हूँ कि 1857 के बाद जितना भी ये जो राजनीतिक तौर पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपने अंडर कर रखा था सब कुछ, अब वो कहाँ चला जाता है, ब्रिटिश की जो रानी होती है उसके पास सब कुछ चला जाता है। यानी कि अब वो क्या करेगी, वो नेतृत्व करेगी इंडिया के ऊपर। यानी कि पहले कंपनी क्या है, कंपनी बनकर आई थी क्या, एक व्यापारी। उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी के युद्ध के बाद जो है उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी के तौर पर हटकर क्या करती है, इंडिया को अपने अंडर करना स्टार्ट कर देती है, गुलाम बनना स्टार्ट कर देती है। तो प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 का जो युद्ध है वहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती है। उसके बाद कौन करता है, जो उनकी ब्रिटिश की जो रानी होती है वो जो होती है वो करना स्टार्ट कर देती है। अब देखो ये जो विद्रोह था इसमें वायसराय कौन थे, वायसराय पूछे जाते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे उस टाइम पे 1857 पर वायसराय थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये रहा, हमसे पूछा गया है यहाँ पर शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो शक्तियों का जो पृथक्करण, अब ये शक्तियों के पृथक्करण का मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो शक्तियां हैं वो किसी एक के पास ना रहकर वो क्या होगी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी कि अब क्या कर दिया जाएगा, जो शक्तियां हैं किसी एक केंद्र के बीच में नहीं रहेगी या किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहेगी, किसी एक समूह के पास नहीं रहेगी, बल्कि अब शक्तियां जो है बट जाएंगी। जैसे कि भारत में विधायिका बनाई हुई है, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका है, ठीक है, और हमारी न्यायपालिका है, इस तरीके से, ठीक है, न्यायपालिका। तो ये जो 3 अंग है उनके बीच में शक्तियों का प्रतिकरण किया गया है। तो ये यही उद्देश्य है इसका करने का कि किसी एक के पास जो शक्ति ना जाए और कोई भी जो है तानाशाह दोबारा से कायम ना कर दे, निरंकुश शासनवाद ना हो जाए। तो ये जो अवधारणा किसने दी, तो आपको ध्यान रखना है फ्रांसीसी क्रांति भी इससे प्रभावित हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति में भी ऐसा अपनाया गया था। और ये जो विचार है किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कई बार विचारधारा को भी लेकर पूछा जा सकता है, मैंने हर चीज कवर करवाई है, फ्रांसीसी क्रांति मैराथन सीरीज में करवाई है, नहीं देखी तो देखो, और उसमें सारी चीजें करवाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो करो भाई, क्योंकि आप सभी के लिए मेहनत की जा रही है, तो आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। और आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आपका छोटा सा जो कमेंट हमें क्या करता है, हमें मोटिवेट करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। अब ये जो देशांतर और अक्षांश है वहां से क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये देशांतर क्या होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो देखो, ये हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, तो ये इस साइड से जो ये हमारे ये हैं इनको कहा जाता है देशांतर। ठीक है, आपको ध्यान रखना। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये जो है हमारे लॉन्गिट्यूड भी कहलाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूड आपको ध्यान रखना। तो लॉन्गिट्यूड्स आप याद कर सकते हो, लंबा, तो जो लंबे साइड है वो देशांतर होते हैं, और इस तरीके से हमारी पृथ्वी, और ये इस तरीके से ये इक्वेटर होता है जो बीच में से ऊपरी ध्रुव और निचले ध्रुव को अलग करता है। तो ये इक्वेटर होता है जिससे हम जो समांतर भी बोलते हैं, तो ये इस तरीके से होता है, और इसके बाद इस तरीके से यहाँ पर ये बने होते हैं, ये हमारे अक्षांश कहलाते हैं। और इक्वेटर भी हमारा क्या है, अक्षांश है। आपको ध्यान रखना है इस बात का भी। अब देखो जो इक्वेटर है उसमें क्या होता है कि जितने भी ऊपर जाते जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, कुछ वहां पर क्या होता है कि ये जो है इनका आकार छोटा होता चला जाता है। पर देशांतर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। देशांतर में जो आकार है
इनका वो इक्वल रहता है, पर जितने भी ध्रुवों के पास ले जाते हैं, ऊपरी ध्रुव हो गया, ये निचले ध्रुव हो गया, यहाँ पर आकर ये क्या हो जाते हैं, आपस में इनका जो गैप है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर कितना ज्यादा गैप और यहाँ पर कितना कम गैप है, और यहाँ पर तो ये आकर मिल ही गए हैं इस पॉइंट पर, तो गैप खत्म होता जाता है। ये अंतर है इनके बीच में, आपको समझना है। अब देखो यहाँ पूछा गया, और ये हमारा ये ऊपरी साइड क्या हो गई, ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा। ये जो है उत्तरी ध्रुव और ये जो है दक्षिणी ध्रुव। तो इक्वेटर हमें इस तरीके से डिवाइड जो है करता है अर्थ को, और ये जो है ये किस तरीके से डिवाइड करते हैं, पश्चिमी और पूर्व तरीके से डिवाइड करते हैं, पश्चिमी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव। अब देखो जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है, दोनों ध्रुवों को कौन सी रेखा मिला रही है, क्या यहाँ पर कोई ध्रुव है और यहाँ पर कोई ध्रुव है, नहीं है यहाँ पर कोई ध्रुव। यानी कि देशांतर क्या करता है, ये वाला जो ध्रुव है और ये वाला जो ध्रुव है, ये पोल है ना, इनको मिलाने का काम कौन कर रहा है, यही करता है। तो हमारा ऑप्शन जो है सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा देशांतर के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो देखिए देशांतर की कुछ विशेषताएं हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मैं आपको एक क्वेश्चन भी सिखाऊंगी जिसमें क्या है, आज नहीं सिखाऊंगी कभी और सिखाऊंगी, जिसमें क्या होता है आपसे पूछा जाता है कि टाइम जो है यहाँ का इतना है तो भारत का कितना होगा, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। देशांतर के थ्रू ये सारी चीजें होती हैं, समझी जाती हैं। एनसीईआरटी जो मैंने 1-2 चैप्टर करवाए एनसीईआरटी के 6th के 1st, 2nd एंड 3rd करवाया आई थिंक, तो उन्हें भी आप कवर कर सकते हैं, वहां से काफी डाउट्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखो देशांतर की जो विशेषताएं हैं उसे देख रहे थे हम, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला जो संदर्भ रेखा है वो कौन सी, देशांतर, सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि हमने खुद सोचे समझी है, अर्थ जो दिखती है रियल में अर्थ पे ऐसी कोई रेखा नहीं है, ये बस हमने अपनी स्टडी के लिए ऐसा समझा है। ये जो है ये क्या है, ये जो है पंक्तियां जो देशांतर की हमने इस तरीके से देखी थी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये जो है ये देशांतर का यामोत्तर होती है, आपको ध्यान रखना है। और एक ऐसी यामोत्तर रेखा होती है जहां से क्या है, जहां से जो है टाइम जो है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये जो होती है इनके बीच की जो दूरी है, यानी कि इस वाले देशांतर और इस वाले देशांतर के बीच की दूरी, इस वाली और इस वाले देशांतर की दूरी जो है वो किस में, डिग्री देशांतर में नापी जाती है। और आपको ध्यान रखना है हर देशांतर के बीच में जो डिग्री का जो अंतर है वो क्या है, मिनटों में नापा जाता है, मिनट में, और मिनट को हम क्या करते हैं, मिनट को सेकंड में नापते हैं, ये ध्यान रखना है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप जो है क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो आपके वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि ये गुजरात में इतना समय है और अरुणाचल प्रदेश में कितना समय होगा, इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन की वीडियो एक सेपरेट लाऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। अब देखो, और फिर यहाँ बताया गया ध्रुव जो है, ध्रुव की तरफ जाते हुए ये जो देशांतर रेखाएं होती है क्या है, घटती चली जाती है। जैसे मैंने बताया कि ये जो है आपस में यहाँ पर इनका साइज जो है ऐसे घटता चला जाता है और मिल जाता है आखिर में जाके, ठीक। तो ये सब कुछ, और इनकी जो लंबाई होती है वो समान होती है, यानी कि ये वाली देशांतर रेखा जितनी लंबी है उतनी ही ये वाली भी होगी, ठीक। तो ये ध्यान रखना है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक। और आपको ध्यान रखना है एक और चीज, जहां से जो है टाइम जो है डिसाइड किया जाता है, जिसको एक मुख्य देशांतर रेखा माना जाता है, उसका नाम है प्रधान यामोत्तर, जिसको 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। और ये कहाँ पर है, ये ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश में है ये, यानी कि ब्रिटिश की वेधशाला है, जहाँ पर जो ग्रीनविच एक स्थान है, उस ग्रीनविच स्थान से गुजरती है और वहीं से जो है टाइम का डिसाइड माना गया है, उसे 0 मानकर उसके आगे जो है इस तरीके से, उसके पीछे इस तरीके से। और हमारा जो भारत है 5.5 जो घंटे आगे जो है उसका टाइम चलता है, भारत 5.5 घंटे आगे टाइम चलता है, जो ये 0 देशांतर रेखा है प्रधान यामोत्तर से। और ये कहाँ स्थित है, ये ब्रिटिश की जो वेधशाला है ग्रीनविच, वहां से होकर गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप खुद भी देख रहे हैं कि कितनी सारी चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर होती जा रही है। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने हमसे पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, अगर आपको पता है तो आप इजिली कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं और अनवीकरणीय क्या होते हैं, अनवीकरणीय दोनों समझ लेते हैं। देखो नवीकरणीय जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जो दोबारा से जो है हम कुछ टाइम पीरियड के बाद दोबारा से हमें वो मिल सकते हैं, ठीक है, दोबारा से हम यूज कर सकते हैं, और वो कभी ना खत्म ना होने वाली चीज भी है, एक तरह से ये भी कह सकते हैं। पर अनवीकरणीय क्या, जिन्हें हम यूज दोबारा नहीं कर सकते, यानी कि सॉरी एक बार खत्म हो गए अगर ये, तो हम उसे जो है यूज नहीं कर सकते हैं दोबारा, और या ये कह सकते हैं बहुत लंबे टाइम के बाद दोबारा से इनका उत्पादन होता है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, इस तरीके से ये सारी गैसेस वगैरह ये आ जाएंगे आपकी, ये पेट्रोल और डीजल वगैरह।
अब नवीकरणीय संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारे किसके उदाहरण है? ये नवीकरणीय के उदाहरण है। तो नवीकरणीय में आपका ये हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। जब सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसे यूज करते हैं हम, जैसे आपने भी देखा होगा जो सौर ऊर्जा को यूज करके घर में जो लाइटें वगैरह हैं वो जलती हैं, तो ये जो है यानी कि सूर्य से जो रोशनी मिली है, ऐसा तो नहीं है आज आपने सारी ले ली और कल जो है सूरज उगेगा ही नहीं या फिर उसकी रोशनी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। तो नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिन्हें हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जो खत्म नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमसे पूछा गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य। देखो आपको पता होगा कौन कौन सी अर्थव्यवस्था, जब मैंने आपको करवाया था इकोनॉमिक्स की क्लास तो उसमें मैंने आपको बताया था जो अर्थव्यवस्था है आपकी वो 3 प्रकार की कही जा सकती है। एक तो आपकी यही होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक आपकी पूंजीवादी होती है, ठीक है, पूंजीवादी, और एक आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। अब देखो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें क्या किया जाता है, उसमें सामाजिक कल्याण जो है उस पर जो है ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जो सामाजिक कल्याण होता है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है कि किसी भी तरीके से जो सामाजिक कल्याण है वो हो, ठीक। और पूंजीवादी में क्या है, लाभ पर ध्यान दिया जाता है कि हम कुछ भी उत्पादन करें और या फिर किसी भी तरीके से अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, अगर वो पूंजीवादी है तो उसमें लाभ कमाना एक उद्देश्य होगा। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसका लीडर कौन होता है? सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है। तो इसलिए वो क्या सरकारी जो सरकार होती है वो सामाजिक कल्याण पर जो है अपना ध्यान रखती है। और पूंजीवादी में कौन होता है लीडर? जो ये निजी जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो निजीवादी भी कहा जा सकता है पूंजीवादी को। और जब इन दोनों के गुण किसी अर्थव्यवस्था में होते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसमें क्या है पूंजीवाद भी होगा यानी लाभ का उद्देश्य भी होगा और साथ साथ में सामाजिक कल्याण का उद्देश्य भी होगा, दोनों को क्या बैलेंस करते हुए चलेंगे तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व, दूसरा ऑप्शन है कृषि और उद्योग का सह अस्तित्व, ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या है, आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। करेक्ट हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है संविधान संवर्ती सूची में किसी विषय की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्रदान होती है। आपको पता है संवर्ती सूची क्या होती है, राज्य सूची होती है एक तो, और एक संघ सूची होती है, एक संवर्ती सूची होती है। जो संघ सूची होती है उसमें क्या है, उसमें जो भी फैसले लेगी वो कौन लेगी, केंद्र सरकार लेगी, कोई भी फैसला लेगी। राज्य जो होती है राज्य सूची, उसमें जो भी फैसला लेगी वो राज्य सरकार लेगी। संवर्ती सूची में दोनों क्या है, मिल जाते हैं। तो संवर्ती सूची में जो है दोनों मिलकर फैसला लेते हैं। जैसे कि एजुकेशन किसके अंदर है, अगर पूछा जाए तो एजुकेशन को भी संवर्ती सूची के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो संवर्ती सूची में अगर कार्यकारी जो शक्ति है अगर उसका उपयोग करना है तो कौन करेगा, वो राज्य सरकार करेगी। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो इसका थोड़ी सा एक्सप्लेनेशन देख लो। यहाँ पर देखो जो यहाँ पर बताया गया है कि जो संवर्ती सूची है उसमें आपके 52 जो विषय हैं, वर्तमान में 52 विषय, और मूल रूप से जब ये बनी थी संवर्ती सूची के बारे में स्टार्टिंग में जब संविधान में लिखा गया था तो 47 थे, ठीक है, ये इसमें मेन है। और संवर्ती सूची में जैसे मैंने बताया कि राज्य और जो केंद्र सरकार दोनों मिलकर जो कानून है उसका निर्माण करती है। तो इसमें यही चीजें यहाँ पर जो है एक्सप्लेन की गई है। अब देखो संघ सूची में जो है वर्तमान में 100 विषय भी लेकर पूछे जाते हैं। और कौन सा विषय ऐसे विषय देकर पूछा जा सकता है कि किसके अंदर शामिल होगा, तो इसे मैंने बहुत अच्छे से करवाया। तो देखो भाई, देखो मैराथन सीरीज, प्रीवियस ईयर्स सब देखो जिससे आपको समझ में आए। जहाँ से जो भी एजुकेशन ले सकते हो वहां से अपनी तैयारी करो। देखो तो संघ सूची में मूल रूप से कितने थे, 97, अब बढ़कर क्या है 100 हो चुके हैं। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। राज्य सूची में अभी मूल रूप अभी जो है वर्तमान में 61 है, मूल रूप से 66 थे, यहाँ पर घट गए हैं 5। तो ये भी ध्यान रखना है। और राज्य सूची में राज्य सरकार फैसला लेती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। यानी कि दोनों की दोनों यानी कि राज्य और जो हमारे ये जो एक केंद्र होता है, ये जो हमारा जो राज्यसभा और लोकसभा होती है, उन दोनों की जब संयुक्त बैठक किसी भी फैसले को लेने के लिए बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है। पहला अध्यक्ष, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राज्यसभा के सभापति और चौथा लोकसभा के अध्यक्ष। तो बताइए कौन करेगा। देखो जब अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं होगा तब कौन करता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर अध्यक्ष बता रखा है तो ये वाला भी ठीक हो जाएगा, ये वाला ही आपका ठीक होगा। पर यहाँ पर एग्जैक्ट आपको नहीं बताया गया किसके अध्यक्ष,
तो ये हम ना भी कह सकते हैं, तो हमारा लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट हमें नहीं बताया गया, क्योंकि हम ये भी सोच सकते हैं कि राज्यसभा का अध्यक्ष करेगा। मैंने कहा अध्यक्ष करेगा, पर अध्यक्ष कौन करेगा, राज्यसभा का करेगा, लोकसभा का? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, तो इसलिए अपना ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। जब ये संयुक्त बैठक बुलाते हैं ना, तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर है? मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कौन से आर्टिकल के अंदर दोनों जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो देखो यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि ये जो संयुक्त बैठक है कौन बुलाता है। ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक जो है, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता नहीं करता है, केवल बुलाता है राष्ट्रपति। तो बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अब देखो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी जो अध्यक्षता है ऊपर जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं, यानी कि जो लोकसभा है वो जो उसका अध्यक्ष होगा वही इसकी जो है अध्यक्षता करेगा। संयुक्त बैठक के जो ऊपर अध्यक्ष जो होते हैं वो क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। अगर अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं है, अनुपस्थित है, यानी कि एब्सेंट है, अध्यक्ष नहीं है, तो कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। या तो लोकसभा का पहला तो लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, वो करेगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, अगर वो भी प्रेजेंट नहीं है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अध्यक्षता करने की। अब मानो इनमें से कोई भी नहीं है तो कौन करेगा? दोनों के दोनों संसद जो हैं, जो संसद होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि संसद का कोई भी सदस्य जो होगा या जिसे सांसद कहते हैं वो क्या कर लेगा? अध्यक्षता कर लेगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दूंगी कि ये जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है कौन से आर्टिकल के अंदर बुलाई जाती है। नहीं भी पता है तो भी बताइए, मतलब कि कुछ आइडिया है तो सोचिए मत। कमेंट बॉक्स में आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर जज नहीं किया जाता कि आप इंटेलिजेंट है या नहीं है, आप सिंपली अपना आंसर अटैम्प्ट करते चलिए। अब देखो यहाँ पर हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन भारत का सबसे कम जो आबादी वाला राज्य है? तो 2011 की जनगणना को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। कभी लैंगिक जो है लैंगिक रूप से पूछ लिया जाता है कि, या फिर पढ़ाई शैक्षणिक रूप से पूछ लिया जाता है। तो 2011 की जनगणना पर थोड़ा फोकस करना आपको। तो इसका सिक्किम जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये अगर आपको आता होगा तो आप कर सकते हैं, नहीं आता होगा तो नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया यहाँ पर पूर्ण स्वराज जो है, ये पूर्ण स्वराज जो है किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में स्वीकार किया गया था? पूर्ण स्वराज्य, यानी कि ये जो अध्यक्षता किसने की थी, सिंपली ये पूछा गया है। तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। आपको ध्यान रखना है, पूर्ण स्वराज्य इंपॉर्टेंट है ये आपका। ये लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत हुआ था पूर्ण स्वराज्य। जवाहरलाल नेहरू पहले युवा थे ऐसे जिन्होंने अध्यक्षता की थी, तो आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए पहले कांग्रेस अधिवेशन की ऐसा कौन सा पहला जो युवा था जिसने अध्यक्षता की थी, तो जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। पूर्ण स्वराज्य में क्या फैसला लिया गया था ये भी बता देती हूँ थोड़ा। इसमें ये फैसला लिया गया था कि अब हमें क्या करना है, अपनी स्वतंत्रता के लिए अब हमें आगे बढ़ना है, और साथ साथ हमें क्या करना है, अब जो है हम हर 26 जनवरी को क्या करेंगे, अपना जो रिपब्लिक डे है वो सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया गया। अब जो है इसी के साथ आपके क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो ये काम करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, तो थोड़ा सा आप ही एफर्ट कर सकते हैं। और पढ़ते रहिए, रिजल्ट मुझे चाहिए आपसे। अगर मैं आपको इतना अच्छा करवा रही हूँ तो मतलब मुझे तो लग रहा है कि मैं अच्छा करवा रही हूँ, कहीं पर कोई कमी है तो आप भी बता सकते हैं मुझे। तो कमेंट बॉक्स से है ओपन, आप कर सकते हैं कमेंट। तो इसके साथ साथ मैं यही कहूँगी कि आपका रिजल्ट जो है, यानी कि एस्टेट में सिलेक्शन आपको लेना ही होगा। आपको तैयारी करनी है अपनी अच्छे से। टाइम नहीं निकलता तो टाइम निकालना पड़ेगा, अपने लिए तो निकाल सकते हैं ना। अब मानो अभी टाइम निकालोगे तो आगे जाके आपका जीवन जो कितना अच्छा बनने वाला है। तो यही कहूँगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहो और ये काम करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल का नाम है यूनिक क्लासेस। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, साथ साथ में जो भी लिंक दी गई है उन्हें चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड की गई है वो लिंक, उन्हें चेक कीजिए और जाकर देखिए। अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं इसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी, जो क्वेश्चन सीरीज है उसकी भी। तो आप हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।